Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we are going to discuss the MCQs related to chemical bonding and molecular structure. In the previous video, that is part 1, we discussed the question number 1 to question number 14. ये part 2 है और इसमें we will discuss the question number 15 to question number 30. So question number 15, which bond is most polar? हमें बताना है कि इनमें से सबसे polar bond कौन सा है. Now polarity of bond depends on electronegativity difference between the elements or atoms forming the bond. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तो पोलैरिटी भी ज़्यादा. नाउ वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके बीच में है? फ्लोरीन और आयोडीन के बीच में. तो इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आयोडीन और फ्लोरीन का बॉन्ड. 16th, dipole moment of HCl as determined experimentally is 1.032 dBi if E is equal to 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU and D is equal to 1.27 angstrom. What is the percentage of ionic character in HCl? Percentage ionic character is given by the formula experimental dipole moment upon calculated dipole moment into 100. Now we know dipole moment का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी, और ई और डी की वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे पुट कर देते हैं. 4.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 इंटू 1.27 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर. अब यहाँ पे ये जो 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई किया है हमने इसीलिए किया है क्योंकि हमें चाहिए थी यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट्स, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं? डिबाई, दैट इज डी. जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और उसके यूनिट्स भी क्या हैं? डिबाई. इसीलिए जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट हमें चाहिए उसके भी यूनिट्स हमें क्या चाहिए? डिबाई. तो यूनिट सेम करने के लिए यहाँ पे हमने 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया है. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6.1 डिबाई. बस अब हमने इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है. तो यहाँ से आयनिक करेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट गिवन है, दैट इज 1.032, और कैलकुलेट कितनी की है हमने डाइपोल मोमेंट? 6.1, और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. द आंसर कम्स आउट टू बी 16.9%. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या गिवन है? 10, 17, 25 एंड 100. तो 16.9% को वी कैन राइट 17. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 17%. Question number 17. Main axis of a diatomic molecule is Z. Atomic orbitals px and py overlap to form which of the following molecular orbital? यहाँ पे क्या है? वी आर गिवन कि जो हमारे पास मेन एक्सिस है दैट इज Z एक्सिस. अब वी नो बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर नीडेड. या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो या साइडवेज ओवरलैपिंग हो. हेड ऑन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? कि जब हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऐसे ओवरलैप करते हैं, दिस इज नोन एज हेड ऑन ओवरलैपिंग. साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब हमारे पास ऐसे ओवरलैपिंग होती है. नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो पी एक्स ऑर्बिटल्स कौन से हो जाएंगे? ये वाले. और पी वाई ऑर्बिटल्स कौन से हो जाएंगे? ये वाले. नाउ वी वांट कि पी एक्स और पी वाई में ओवरलैपिंग हो. अगर हम इस पी एक्स
और इस पी वाई में ओवरलैपिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल है ना ही हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बिकॉज वी नो एक्स और वाई एक्सिस ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंट ओवरलैपिंग ना होने के कारण पी एक्स और पी वाई में किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या थे कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, या किसी भी तरह का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो हमारा यहाँ से क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा ड्यू टू इनएफिशिएंट ओवरलैपिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉन लीनियर। ICl2 की अगर बात करें, ICl2 नेगेटिव के केस में यहाँ पे लोन पेयर्स 3, बॉन्ड पेयर्स 2, तो ज्योमेट्री कौन सी हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और कैसे आएगा यहाँ पे इसका ज्योमेट्री, शेप कैसी आएगी, यहाँ पे जो 3 लोन पेयर्स हैं दे विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस, एंड जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं दैट इज 2Cl एटम्स विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो गई, लीनियर शेप। तो ये तो लीनियर है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर तो नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव के केस में क्या है हमारे पास, सेम लोन पेयर्स 3, बॉन्ड पेयर्स 2, तो ज्योमेट्री अगेन कौन सी हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और इसकी कैसी शेप बनेगी, 3 के 3 लोन पेयर्स अगेन ऑक्यूपाई करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द स्ट्रेन, और जो 2 आई हैं दे विल गो एट एक्सियल पोजीशन। तो ये शेप भी कौन सी आ गई हमारे पास, लीनियर। तो ये भी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ वी टॉक अबाउट N3 नेगेटिव एंड ClO2 नेगेटिव। N3 नेगेटिव के केस में स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ओवरऑल चार्ज क्या रह गया हमारे पास N3 पे 1 नेगेटिव। तो ये जो शेप है दिस इज ऑल्सो लीनियर, बट हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, नॉन लीनियर, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर ClO2 नेगेटिव की शेप देखें, तो इन केस ऑफ ClO2 नेगेटिव बॉन्ड पेयर्स 4, लोन पेयर्स 2, तो कैसी ज्योमेट्री आएगी इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और शेप कैसी आएगी, Cl सेंट्रल एटम, साथ में 2 O लगे हैं, एंड दिस 2 लोन पेयर्स लगे हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे Cl जो है टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है कि नहीं, तो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ज्योमेट्री इज करेक्ट, शेप इज ऑल्सो करेक्ट, एंड दिस इज वी शेप। अगर यहाँ से लोन पेयर को हम छुपा लें तो शेप कैसी है इसकी, वी शेप, मतलब दिस इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ClO2 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है कि उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस को एक एक बार कंसीडर कर लेते हैं। SF4 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हर फ्लोरीन जो है वो 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो टोटल बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। कितने इसकी वैलेंसीज जो हैं वो अनसेटिस्फाइड रही, 2 वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड रही, उसको किसने सेटिस्फाई करना है, लोन पेयर ने। 2 वैलेंसीज को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कितने लोन पेयर्स में शो कर सकते हैं, 1 लोन पेयर में। तो इसके ऊपर आ गया 1 लोन पेयर, दैट इज इसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। और इसका कैसा आया, यहाँ पे शेप कैसी आई, सीसॉ। कमिंग टू XeF6, तो Xe में कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8। हर फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बना लेना है, तो कितने सेटिस्फाई हो जाएंगे यहाँ पे वैलेंसीज, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन उनको हम कितने लोन पेयर्स में शो कर सकते हैं, 1 लोन पेयर में शो कर सकते हैं। तो XeF6 का भी क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, डिस्टोर्टेड
ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं है। कंसिडरिंग PCl3, नाउ फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, बॉन्ड पेयर्स कितने आ गए यहाँ से 3, हर क्लोरीन ने एक बॉन्ड पेयर में कंट्रीब्यूट करना है, बचे यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, सिमिलरली वो 1 लोन पेयर फॉर्म करेंगे। 1 लोन पेयर फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब इसकी भी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। और कैसी होगी इसकी स्ट्रक्चर? ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल एंड स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अगर हम CHCl3 की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, और यहाँ पे जितने एटम्स हैं उसके साथ लगे हुए, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड फॉर्म करना है, क्लोरीन, हर क्लोरीन ने भी एक बॉन्ड फॉर्म करना है, तो टोटल में बॉन्ड्स यहाँ पे कितने फॉर्म हो गए, 4 बॉन्ड्स फॉर्म हुए। यहाँ पे बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नो लोन पेयर, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि दिस इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज CHCl3, क्योंकि उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर? नाउ वी नो जो पोलराइजिंग पावर है फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कैटाइन का साइज कैसा होना चाहिए, उसके लिए स्मॉल, साइज होना चाहिए स्मॉल, और चार्ज कैसा होना चाहिए, हाई। तो अगर हम यहाँ पे इन चारों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो पोटेशियम है उसके ऊपर तो 1 पॉजिटिव चार्ज है, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम है उनके सबके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो चार्ज वाले फैक्टर से तो हम ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि जो पोटेशियम है K पॉजिटिव, उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे कम होगी। अब अगर हम यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम का कंपैरिजन करें तो जिसका स्मॉल साइज उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, एंड वी नो these are group 2 elements. As we move down the group, size goes on increasing. साइज इंक्रीज हो रहा है कैटाइन का, इसका मतलब क्या है, जो पोलराइजिंग पावर है वो डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी हो गई, बेरिलियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम कैल्शियम की, और पोटेशियम की तो सबसे कम है बिकॉज उसके ऊपर +1 चार्ज है, बल्कि बाकी सबके ऊपर +2 चार्ज है। तो इनमें से ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? We have 3 type of oxide ions, normal oxide, peroxide and superoxide. Normal oxide and peroxide are diamagnetic and superoxide is paramagnetic. अगर हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन देखें तो हमें दिया है O22 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है, वेयर एज O22 नेगेटिव तो डायमैग्नेटिक है, इसीलिए ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। रिमेनिंग ऑप्शंस 1 एंड 3 में हम कंपैरिजन करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें O2 नेगेटिव को डायमैग्नेटिक बोला गया, वेयर एज O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत। The remaining option, that is option number 3 जो है, that is the correct option. Question number 22, which of the following species has planar triangular shape? बात करते हैं N3 नेगेटिव की। तो N3 नेगेटिव की कैसी शेप होती है, लीनियर। NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, प्लस इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है 1, तो वो इसमें ऐड कर दिया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। हर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं, तो बॉन्ड पेयर्स भी कितने हो गए 6 बॉन्ड पेयर्स होने के कारण यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, और इसकी शेप कैसी हो गई, ट्रायंगुलर। अगर यहाँ पे NO2 नेगेटिव की बात करें तो NO2 नेगेटिव इज वी शेप्ड और CO2 इज लीनियर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप किसकी आई है हमारे पास, NO3 नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? CO2 की शेप कैसी है? लीनियर। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इधर को विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑक्सीजन इधर को विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गई? 0। अगर NH3 की बात करें, पिरामिडल स्ट्रक्चर, सिमिलरली NF3 पिरामिडल स्ट्रक्चर, और CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के केस में भी क्या है हमारे पास? ये जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो नो डाइपोल मोमेंट। कंपैरिजन करते हैं NH3 और NF3 में। सी, NH3 के केस में क्या है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। एंड ये जो लोन पेयर है ये भी अपनी तरफ को विड्रॉ करेगा, बिकॉज लोन पेयर इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। वेयर एज अगर हम NF3 की बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो क्या हो रहा है हमारे पास? लोन पेयर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और जो फ्लोरीन एटम्स हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो कुछ डाइपोल मोमेंट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और कुछ डाइपोल मोमेंट यहाँ पर बचेगी। इसीलिए NF3 में इतनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट नहीं होगी जितनी NH3 में होगी, बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सराउंडिंग एटम्स के कंपैरिजन में। सो सबसे ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसके केस में हो गई? इन ऑप्शन नंबर 2, दैट इज NH3। Question number 24. Among the following, the maximum covalent character is shown by the compound. Now we know covalent character is directly proportional to charge on cation और anion. जितना ज़्यादा cation या anion के ऊपर चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। तो अगर हम यहाँ पर देखें MgCl2 जब ब्रेक करेगा तो क्या आएगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। सिमिलरली FeCl2 बनाएगा Fe2 पॉजिटिव, SnCl2 बनाएगा Sn2 पॉजिटिव, और AlCl3 बनाएगा Al3 पॉजिटिव। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है? Al3 पॉजिटिव के ऊपर, और जितना ज़्यादा चार्ज केटाइन के ऊपर उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज AlCl3। क्वेश्चन नंबर 25. In PO4 3 negative, the formal charge on each oxygen atom and the bond order of PO respectively are. PO4 3 नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो वो क्या होगा? इस ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इन तीनों ऑक्सीजन की वैलेंसीज अभी सेटिस्फाइड नहीं, तो सबके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। बट हो क्या सकता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा इस ऑक्सीजन एटम पे भी आ सकता था, मतलब ये स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते थे। या ऐसे भी बना सकते थे। और क्या तरीका था इस स्ट्रक्चर को बनाने का? मतलब हमारे पास टोटल चार्ज कितना है? -3, और वो कितने ऑक्सीजन एटम्स पे ऑसिलेट हो सकता है? 4 ऑक्सीजन एटम्स पे। तो यहाँ से फॉर्मल चार्ज क्या निकल जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय जितने एटम्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। नाउ अगर हमारे पास मान लो AB4 कोई मॉलिक्यूल है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1, बिकॉज इसने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड कर दूं और बाकी सब बॉन्ड्स अभी भी सिंगल हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.25। 1.25 क्यों? क्योंकि ये सब 1 बॉन्ड बना रहे थे, तो इन सब के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1। बट ये जो एडिशनल बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो हमने एक डबल बॉन्ड बनाया है उसका यहाँ पे आ गया 0.25। सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड्स होते डबल बॉन्ड्स और बाकी सिंगल,
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता 1.50। और अगर 3 डबल बॉन्ड्स होते तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता 1.75। और ये अगर चारों के चारों बॉन्ड्स ही डबल बॉन्ड्स हो जाते तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता 2। ठीक है। अब PO4 3 नेगेटिव के केस में स्ट्रक्चर कैसा है, एक डबल बॉन्ड और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर किसको रिजेंबल कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.25। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फॉर्मल चार्ज कितना आया था 0.75 माइनस 0.75 और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 1.25। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज -0.75 एंड 1.25 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, पेयर ऑफ रिएजेंट्स दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इज। नाउ अल्कलाई मेटल्स की वीडियोस में हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम मेटल्स का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो केसेस होते हैं। जब हम मेटल को एक्सेस में लेते हैं तब सोल्यूशन बनता है डायामैग्नेटिक, और जब हम मेटल को एक्सेस में नहीं लेते तो सोल्यूशन बनता है पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 कि सोडियम इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया एक्सेस में है और सोडियम एक्सेस में नहीं है, मेटल एक्सेस में नहीं है, तो ये सोल्यूशन कैसा बनेगा पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, वो बोल रहा है कि जब मेटल एक्सेस में है, व्हेन एक्सेस सोडियम इज इन अमोनिया, मेटल एक्सेस हो गया। तो जब मेटल एक्सेस में होता है तब हमारे पास किस तरह के सोल्यूशन बनते हैं, डायमैग्नेटिक सोल्यूशन। तो ये तो पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन नहीं होगा। K पॉजिटिव रिएक्ट करेगा O2 नेगेटिव के साथ और फॉर्म करेगा KO2 एंड वी नो सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये सोल्यूशन भी कैसा बनेगा पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर 3, कॉपर को जब हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कॉपर NO3 होल ट्वाइस फॉर्म होता है। यहाँ पे कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन AR18 4s1 3d10 एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इसकी। और कॉपर 2 पॉजिटिव में क्या होगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रह जाएगी AR18 3d9। तो 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल ड्रॉ करें d ऑर्बिटल तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कैसा हुआ पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन 1 भी पैरामैग्नेटिक था, ऑप्शन 2 भी पैरामैग्नेटिक था, ऑप्शन 3 भी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन 4 इज नॉट पैरामैग्नेटिक। नंबर 27, द स्पीशीज विच हैज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कब होगा, जब लोन पेयर होगा। और लोन पेयर्स हमारे पास कब होते हैं, जब बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। SF6 के केस में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, बॉन्ड पेयर्स 6, तो लोन पेयर्स 0, मतलब दिस इज प्योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। PF6 के केस में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज PF6 नेगेटिव। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 5 प्लस 1 चार्ज है उसके ऊपर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 6, तो लोन पेयर्स कितने हुए यहाँ पे भी 0। और इसका भी जो है स्ट्रक्चर कैसा आ गया, प्योर ऑक्टाहेड्रल। और फॉस्फोरस के अराउंड ये 6 जो है हम इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हैं। ऐसा ही F6 2 नेगेटिव के केस में क्या है, SI के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 प्लस ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है हमारा मॉलिक्यूल के ऊपर, तो टोटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। बॉन्ड पेयर्स भी कितने हैं 6, तो लोन पेयर्स कितने हुए 0, प्योर ऑक्टाहेड्रल।
Xc के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं 8, बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे कितने हैं 6, तो लोन पेयर्स कितने हुए 1, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने लोन पेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं 1 लोन पेयर में, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा हो गया डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही क्या है, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज XeF6 बिकॉज उसमें एक लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। इन केस ऑफ NO3 नेगेटिव टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 32, CO3 2 नेगेटिव में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 32, SO3 में 40 इलेक्ट्रॉन्स, ClO3 नेगेटिव में 42 इलेक्ट्रॉन्स और CO3 2 नेगेटिव में वी हैव अ टोटल ऑफ 38 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास SO3 में 40 इलेक्ट्रॉन्स, NO3 नेगेटिव में वी हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, आइसो स्ट्रक्चरल की बात तो हम बाद में करेंगे। सिमिलरली ClO3 नेगेटिव में 42 इलेक्ट्रॉन्स, CO3 2 नेगेटिव के ऊपर 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन 4 भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब ये आइसो स्ट्रक्चरल कैसे हैं ये देखते हैं। NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर, एंड सिमिलरली CO3 2 नेगेटिव का भी क्या स्ट्रक्चर होता है प्लेनर ट्रायंगुलर। NO3 नेगेटिव के केस में क्या है हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 और बॉन्ड पेयर्स भी 6, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे शेप बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर। और CO3 2 नेगेटिव के केस में भी क्या है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो सारे मॉलिक्यूल के ऊपर हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और बॉन्ड पेयर्स भी कितने हैं 6, कोई भी लोन पेयर यहाँ से नहीं है, तो इसकी भी शेप दैट स्ट्रक्चर कौन सा आ गया प्लेनर ट्रायंगुलर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 among the following the group which represents isoelectronic species is। इन ऑप्शन नंबर 1 हम कंपेयर करते हैं O2 और CO को, तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 16 और CO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 14, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कंपेयर करते हैं CO और NO को, CO के पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14, NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 प्लस 8 दैट इज 15, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कंपेयर करते हैं ऑप्शन 4 को पहले, तो यहाँ पे क्या है N2 और O2 नेगेटिव, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 7 प्लस 7 14 और O2 नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 8 8 16 प्लस 1 दैट इज 17, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर हम ऑप्शन 3 में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारे पास Cn नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 ये चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। C2 2 नेगेटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 14, तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं इनमें से ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज अगर हम यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड देखें तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम NO2 पॉजिटिव देखें NO के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो NO पॉजिटिव के बाद पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 कंसिडर द मॉलिक्यूल्स मीथेन अमोनिया एंड वाटर विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है और किस बेसिस पे बॉन्ड एंगल के बेसिस पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं CH4 NH3 और H2O का स्ट्रक्चर। CH4 का कैसा स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, NH3 में भी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है बट शेप कैसी है पिरामिडल
सिमिलरली वाटर शेप क्या है, वी शेप, ज्योमेट्री तो क्या ही है, टेट्राहेड्रल। अब वी नो लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एंड जितना ज़्यादा लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होगा उतना जो दूसरा एंगल है वो कम होने की कोशिश करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर वाटर के केस में देखें तो ये हमारे पास दो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे ये दोनों ने आपस में रिपल्शंस कॉज करनी है। इन दोनों के रिपल्शंस होने के कारण और लोन पेयर रिपल्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होने के कारण क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से शॉर्टन हो जाएगा। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट ये जो एंगल है ये कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से, बिकॉज ये जो लोन पेयर्स हैं यहाँ पे रिपल्शंस क्रिएट करेंगे और ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये पास आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम NH3 के केस में बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शंस तो है नहीं, कौन ऑपरेट करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है तो इसने इसको रिपेल करना है, इसने इसको भी रिपेल करना है, इसने इसको भी रिपेल करना है। तो क्या होगा, अगेन जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने के कारण ये वाला एंगल जो है वो भी टेट्राहेड्रल एंगल से कम हो जाएगा, दैट इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लेसर इज द बॉन्ड एंगल। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर्स हैं इन केस ऑफ वाटर, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल हो गया वाटर का। और अमोनिया में भी है वन लोन पेयर, तो CH4 के कंपैरिजन में, मीथेन के कंपैरिजन में अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर 1 है HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर, कि जो वाटर में बॉन्ड एंगल होगा दैट इज स्मॉलर देन NHH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन नंबर 2, HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज लार्जर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। ये तो हमने देख ही लिया है कि जो मीथेन है उसके केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या है, ट्रू। थर्ड ऑप्शन, HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर, ये सारे जो हैं दे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नाउ सी, इन सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, दैट इज जो बैटरी जोन सी है दैट इज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो यस, इन सब का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये वाला भी जो ऑप्शन है दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हमने ये पढ़ा है कि जो मीथेन है उसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है वो वाटर में ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट कौन सा क्या होगी हमारे पास, फॉल्स। तो ऑप्शन डी इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड ऑल अदर्स आर ट्रू। So this is it for this video. Thanks for watching.